हेलो डियर एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग? आई थिंक सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है भाई। और तो क्या भाई, एग्जाम टाइम आ चुका है और 26 आपकी डेट आ चुकी है। और 26 का मतलब क्या है भाई? आपके पास हार्डली बहुत ही कम टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। बट इतना भी कम नहीं है कि आप हमारे वन शॉट ना दिख सको भाई। अभी तक जो सबसे ज्यादा डिमांड रही थी वो कार्बन कंपाउंड की पेरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रही थी, केमिस्ट्री की। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया एंड थैंक यू वेरी मच जो सपोर्ट कर रहे हैं भाई। अब जो करने वाले हैं ये एक डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है बायोलॉजी का, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। और बच्चों की डिमांड थी भी सर इस चैप्टर के स्पेशली नोट्स दिए जाएं जो आपने बनाए हो। सो भाई नोट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स आपको सारे कहां मिलेंगे ये बता देता हूं आपको। नोट्स मिलेंगे आपको केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे। सो जो बच्चे ऑलरेडी चैनल पर हैं उनको मिल जाएगा, और जो नहीं है भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको एक बेस्ट नोट मिलेंगे। मतलब मेरा इतना दावा करता हूं भाई, अभी तक ये वाले नोट्स तो नहीं बनाए होंगे इतने क्लियरली, साफ सफाई और एनिमेटेड भाई। ठीक है, तो एनिमेशन तो नहीं इतना रखा भी, हाँ, लेकिन इतना अच्छे नोट्स जरूर मिले कि आपको दिल खुश हो जाएगा भाई। तो सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा भाई इसमें हमने क्या क्या दिखाया गया है। और चैप्टर का आपका डेफिनेटली आपको हिंट पता होगा भी क्या क्या करना है इसके अंदर। तो भाई इसमें हम डीएनए के ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से हमारी जो स्पीसीज है उसमें एक चेंज आ गया ठीक है। पहले हम कुछ इस स्पीसीज में थे और अब हम कुछ इस मोड में आ गए हैं जिसमें हमारे पास मोबाइल आ चुका है, ठीक है। और हम इसी में ही रहते हैं, दुनिया क्या कर रही है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ये जरूर होना चाहिए। चलो, इट्स अ टॉपिक अपार्ट। चलो हम बात करते हैं अभी हमारे हेरिडिटी और एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन पार्ट तो कट हो गया सर, बिल्कुल कट हो गया भाई। तो हम नहीं करेंगे एवोल्यूशन के बारे में, बट एक छोटा सा हिंट दूंगा मैं कि बिल्कुल छोटा सा, जो मतलब वो इसलिए है कि एक टॉपिक है उसके अंदर बस, अदरवाइज एवोल्यूशन नहीं आएगा आपका। थैंक यू कर दो सीबीएसई को, ये आधा पार्ट तो कट ही कर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसमें टॉपिक में आपके पास क्या क्या है। सो भाई इसमें हम मेंडल की तीन लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है, हाउ कैन यू कंफर्म द कमिंग चाइल्ड विल बी द बॉय चाइल्ड और द गर्ल चाइल्ड। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पर्म एंड द क्रोमोसोम्स। जो स्पर्म नहीं, एक्चुअली हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं कि किस तरह के क्रोमोसोम्स मिक्स हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। सो इसको हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। एवोल्यूशन पार्ट सारा कट चुका है तो इसको हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे भाई फिनोटाइप पे, जीनोटाइप पर, ये होता क्या है, किस तरीके से एलील क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सारे अच्छे टर्म्स हैं। टेंशन वरी नहीं भाई, अपन बैठे हैं तो सारा नोट्स मिलेगा बढ़िया वाला, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड आता है जेनेटिक्स का। तो ये जेनेटिक्स वर्ड आया कहां से और इसका मतलब क्या है? सो जेनेटिक वो ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं स्पेशली हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में तो नहीं करेंगे अभी, एवोल्यूशन कहां से स्टार्ट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज वेरिएशन, ठीक है। सो जिस ब्रांच में जिस बायोलॉजी की जिस स्टडी करते हैं हम, जहां पर हम सिर्फ किसकी किसकी स्टडी करेंगे, हम हेरिडिटी की एंड वेरिएशन की। अब हेरिडिटी आपका होता क्या है, वेरिएशन क्या होता है, कितने टाइप की वेरिएशन होती है, और ये वेरिएशन के क्या कुछ प्रॉफिट भी होते हैं, हम ये सारा स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं कि ये वेरिएशन होता क्या है। वेरिएशन का मतलब होता है भाई चेंजेस। सर किस तरह के चेंजेस होते हैं? भाई एक पेरेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक पेरेंट है, इस पेरेंट के जो कमिंग जनरेशन होगी, मैं आपको एक नया वर्ड बताता हूं इसके लिए, प्रोजेनी, ठीक है। अभी प्रोजेनी क्या होता है? प्रोजेनी का मतलब है जो नेक्स्ट जनरेशन है। अब इस नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे एंड सेम ऑन नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब दादा पोता आगे आगे जितनी भी मतलब जनरेशन चलती रहेगी। तो जनरेशन में चलने चलने के साथ साथ क्या होगा, उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते रहेंगे, फ्यू चेंजेस। ये चेंजेस इतने कम होते हैं कि हमें 100 या 1000 ईयर्स में पता नहीं लगता, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस का मतलब हमारी 100-200 प्रजातियां निकल जाती है आगे, तब आता है चेंजेस। जैसे मैंने आपको बिल्कुल टाइटल पेज में बताया था कि यहाँ पे जो मंकीज होते थे उनके आर्म्स बहुत बड़ी होती थी, ठीक है। अब स्लोली स्लोली ये एक ग्रेजुअल चेंजेस आ रहा है, ये बहुत ही रेयर टाइम में आता है, मतलब इतनी जल्दी नहीं आता है चेंजेस, स्लोली स्लोली चेंजेस होता है। सो ये चेंजेस आना बॉडी में जिससे हमारे फीचर चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। सो वेरिएशन क्या होता है भाई? वेरिएशन आर द डिफरेंसेस present in morphological and physiological and other trait found among the individual belonging to the same family। मतलब एक फैमिली में जो भी मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम एक पेरेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, ठीक है, उस नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उसका फिजिकल चेंजेस क्या आ रहा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है, उसके इंटरनल जेनेटिक्स चेंजेस क्या आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। चलो, अब वेरिएशन कितने टाइप की होती है, क्या होती है, और उसका प्रॉफिट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स में हमने क्या क्या स्टडी करना था। भाई हमने दो चीजों के बारे में स्टडी करना था, फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड सेकंड इज वेरिएशन। और हेरिडिटी की अगर हम बात करते हैं भाई, अभी मैंने बताया कि कुछ करेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब है
अब बायोलॉजी भी स्टडी किया था भाई, अच्छा रिस्पॉन्स भी गया आपका। तो बायोलॉजी में पता होगा ऑफस्प्रिंग का मतलब है नया बेबी है जो नेक्स्ट जनरेशन है। सो जो भी करेक्टर्स हमारे पेरेंट से कहाँ ट्रांसफर होते हैं भाई, नेक्स्ट जनरेशन में, यानी हमारे जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ट्रांसफर होते हैं। वो किसके थ्रू होते हैं भाई, वो होते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू। और इस तरीके से भी ट्रांसमिशन ऑफ दिस कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। इस प्रोसेस का जिससे एक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग में, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। और एक प्रोसेस जिस प्रोसेस से ये ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हमारे अंदर के गुण हैं जो वो ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे या नेक्स्ट जनरेशन तक हो रहे हैं, ठीक है। अंदर इनहेरिटेंस से इनर के इनर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएशन क्या होता है, मैंने बताया वेरिएशन चेंजेस होते हैं, डिफरेंस होते हैं जो एक लॉन्ग टाइम में इतने ज्यादा चेंज हो जाते हैं कि वो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली ही पूरा चेंज हो जाता है। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन। जब वो नेक्स्ट काफी आगे चले जाते हैं तो उस जनरेशन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। और ये किस वजह से आता है चेंजेस, ये चेंजेस आता है भाई डीएनए रेप्लिकेशन से। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी होना। जब पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए कॉपी होता है तो उस डीएनए कॉपी के टाइम पर कुछ एरर आ जाता है, डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और उस चेंजेस की वजह से ही ये वेरिएशन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में या न्यू बेबी में, ऑफस्प्रिंग में आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये वेरिएशन अगर हम बात करते हैं नेचुरली तो कितने टाइप के हैं भाई। सो देयर आर द 3 टाइप ऑफ वेरिएशन। तो यूजफुल, नेचुरल एंड हार्मफुल। अरे सर यूजफुल तो आपने बताया कि भी यूजफुल होता है, डेफिनेटली भाई ये यूजफुल होता है। कैसे होता है, लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई बर्ड है, ठीक है, वो साइबेरियन बर्ड की बात करते हैं। साइबेरियन, ये साइबेरियन बर्ड क्या होते हैं कि ट्रांसफर कर जाते हैं कोल्ड एटमॉस्फेयर से हॉट में, और जब हॉट ज्यादा होता है तो वो कोल्ड एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब माइग्रेट कर जाते हैं। ट्रांसफर तो नहीं कहेंगे, हाँ कोई ट्रांसपोर्ट थोड़ी है, कोरियर थोड़ी कर रहे हैं हम कहीं से। तो भाई क्या होता है, जब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक हैबिटेट में रहता है, ठीक है, हैबिटेट में रहता है तो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। सो इट प्रोवाइडिंग सम अडेप्टेबिलिटी टू द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सो वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है एंड कंपेट विद द सराउंडिंग, और वहां पे लड़ता है उस सराउंडिंग अकॉर्डिंग और अपने आप को अडेप्ट करता है, अपने अंदर कुछ चेंजेस करता है ताकि वो उस सराउंडिंग में, उस एनवायरनमेंट में रह सके। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएशन होती है, ये वेरिएशन हमारे किस काम आती है, ये हमारी काम आती है हमें सरवाइव कराने के लिए, हमें एक लिविंग सराउंडिंग में रहने के लिए, वहां पे अडेप्ट होने के लिए, ठीक है। नेचुरल कौन से होते हैं भाई, नेचुरल की अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल। और ये ट्रांसफर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो इतना इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। हार्मफुल अगर वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो हार्मफुल वेरिएशन क्या होते हैं भाई, ये वो वेरिएशन होते हैं जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जब ट्रांसफर होंगे तो ट्रांसफर होते टाइम क्या होंगे, ये वाइप आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं लड़ पाएंगे। अब जैसे बात करते हैं हम पोलर बियर की, ठीक है। अब पोलर बियर है, पोलर बियर की जो अडेप्टेबिलिटी क्या है, उसके पास एक लॉन्ग हेयर की स्किन होती है और एक ब्लबर टाइप कुछ होता है, मोटी स्किन, तो वो अपने आप को अडेप्ट कर पाया, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि उसको हम यहाँ लेके आए तो वो अडेप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा अडेप्ट, ठीक है। सो कुछ ऐसी वेरिएशन होती है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाती है लिविंग बॉडी के अंदर, और वो क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, ठीक है। तो हमारे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि यूजफुल किस तरीके से है। अब देखते हैं किस तरीके की वेरिएशन होती है और वो कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। तो वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं, अभी हमने बताया था कि यूजफुल, न्यूट्रल और नेचुरल एंड हार्मफुल। अगर हम बॉडी सेल्स की अगर बात करते हैं तो वो किस तरीके की होती है, तो एक होती है भाई आपकी सोमैटिक वेरिएशन, सेकेंड वन इज द जेमेटिक वेरिएशन, और इसे हम बोल देते हैं भाई जर्मिनल भी, जर्मिनल वेरिएशन, राइट। जर्मिनल से सबसे पहले आपको आता है जर्म सेल्स, ठीक है, यानी जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जेमेटिक वेरिएशन या जर्मिनल वेरिएशन कब आती है भाई, ये आती है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। अगर मेल की बात करते हैं तो स्पर्म के अंदर, एंड फीमेल की बात करते हैं तो ओवा या एग आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सोमैटिक वेरिएशन तो हमारी ये बॉडी सेल्स में होता है, लाइक हमारी स्किन की बात करते हैं, स्टमक की सेल की बात करते हैं, ठीक है। हमारी लेयर हमने स्टडी की थी हमने 9th क्लास में, तो हम 9th क्लास में नहीं जा रहे भाई, ठीक है। तो भाई ये सारी की सारी जो है ये क्या है, हमारी सोमैटिक सेल्स होती है जो स्किन की है, ठीक है। और गेमेट्स की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव सेल्स आ गया। अच्छा, जो ये सोमैटिक वेरिएशन होती है, लाइक हम बात कर रहे हैं स्किन की,
या स्टमक की सेल है, भाई स्टमक की सेल अब ट्रांसफर तो नहीं होगी ना, ये ऐसे है कि पेरेंट्स की अलग होगी और जो कमिंग चाइल्ड होगा उसकी अलग होगी। सो भाई ये जो सोमेटिक वेरिएशन है, दीज नीदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिट, ना ये इनहेरिट होती है ना ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती कैरेक्टरिस्टिक्स। जो जर्मिनल वेरिएशन होती है भाई, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स से ही नेक्स्ट जनरेशन आती है, यानी ऑफस्प्रिंग। सो डेफिनेटली जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो वेरिएशन होगी वो क्या होगा, इनहेरिटेड होगी या ट्रांसफर होगी। सो हम कह सकते हैं कि जितने भी जर्मिनल वेरिएशन है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, राइट। अच्छा, ये वाली वेरिएशन क्या होगी, इस वेरिएशन को ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, बट क्या होगा, ये वेरिएशन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हम एक्वायर्ड करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं, तो हम इसे एक्वायर करते हैं, तो इसलिए हम एक्वायर ट्रेट्स भी कह देते हैं। और ये हमें पेट्रेटिक, हमें हमारे पैतृक उनसे मिलती है, माता पिता से मिलती है, ठीक है, पेरेंट्स से मिलती है, ये इनहेरिटेड होती है। तो ये हमें वरदान में मिली हमारे पेरेंट्स के साथ, तो इसे हम बोलेंगे भाई ये हमारी इनहेरिटेड ट्रेट्स है। जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं भाई पिन्ने की, जो ये है लोब्स है, ठीक है, ये चेंजेस हो जाते हैं भाई स्किन के, ये हमारी सोमेटिक सेल्स है, ठीक है। कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जर्मिनल में, जर्मिनल में क्या चेंज होगा भाई, हाइट, भाई हाइट चेंज होती है, पेरेंट फादर की अलग हाइट होती है, मदर की अलग हाइट होती है, और बात करते हैं तो इन बिटवीन या तो फादर और मदर के बिटवीन में लाई करेगी या फादर पे डिपेंड करेगी, ठीक है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। स्किन कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी जर्मिनल वेरिएशन होता है, जर्म सेल्स की वजह से होता है। अब देखते हैं भाई इस वेरिएशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और ये कब ट्रांसफर होती है। तो भाई अगर बात करते हैं वेरिएशन की, सो भाई वेरिएशन होता क्या है, ये मैंने आपको बताया, वेरिएशन कैसे ट्रांसफर होता है। अब ये देखते हैं भाई जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, ठीक है। जब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो भाई अगर बात करते हैं हम सेक्सुअली की, तो ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है और वेरिएशन ज्यादा होते हैं। किस केसेस में, सेक्सुअली के केस में। भाई सेक्सुअली में ऐसा क्या होता है भाई, क्योंकि सेक्सुअली इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफर होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, डीएनए एरर एप्लिकेशन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि नंबर ऑफ चांसेस ज्यादा होते हैं इसकी। इट इज अकर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। भाई पेरेंट के, और पेरेंट में भी कौन कौन से, मदर एंड फादर। जब मदर और फादर से दोनों से क्रोमोसोम्स मीट करते हैं तब एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है और इस ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं ड्यू टू रेप्लिकेशन, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आसेक्सुअली की, तो भाई ये वेरिएशन बहुत कम होते हैं। जैसे हम बात करते हैं भाई शुगर केन की, ठीक है, तो शुगर केन में कैसे होता है, हमने रिप्रोडक्शन में स्टडी किया था, ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर देखते हैं भाई इसमें इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, इतने ज्यादा मतलब एक शुगर केन दूसरे शुगर केन से इतना डिफर नहीं होता है, बहुत रेयर वेरिएशन होता है। तो यहाँ पहला पॉइंट हमारा वेरिएशन बहुत रेयर होता है। सेकेंड है अकर ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग, जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन, बहुत इनएक्यूरेसी होती है, स्मॉल चेंजेस होता है, ठीक है। ये वेरिएशन था। अब वेरिएशन के एडवांटेज देखते हैं अभी क्या क्या एडवांटेज है, इसको मैं एक बार एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको। भाई ये एक पेरेंट है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे अभी कैसे ट्रांसफर होगा, भाई वो ऐसे ट्रांसफर होगा, भाई कैसे ट्रांसफर होगा, ये एक पेरेंट है और पेरेंट के अंदर आप ब्लू ब्लू दिख रहा है सारा, ये ब्लू इसलिए दिखाया हुआ है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आगे जनरेशन में ट्रांसफर होगी, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि दो जो कमिंग बेबी है, इसमें एक का जो हेड पार्ट है उसका कलर चेंज हो गया, एक का फीट का कलर चेंज हो गया, ठीक है। सो ये क्या है, रहा है ये भी, ये है वेरिएशन। तो कमिंग वेरिएशन मतलब कमिंग जनरेशन में कुछ कुछ कैरेक्टर्स धीरे धीरे सारे चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे, बट एकदम नहीं, इंस्टेंट नहीं होता है। अब ये जब आगे हमारा, आगे ये प्रोजेनी आगे जब ट्रांसफर होगी, मतलब आगे की प्रोजेनी बढ़ेगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तब इसमें क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका लेफ्ट वाला आर्म, राइट वाला, इसका क्या अभी हेड तो सेम है भाई, इसका लेफ्ट वाला आर्म चेंज हो रहा है, कुछ कलर चेंजेस आ रहे हैं। सो ये कलर चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं भाई, इसका रीजन है कि जब नेक्स्ट प्रोजेनी आती है तो डीएनए कॉपिंग की वजह से, रेप्लिकेशन की वजह से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती रहती है, ठीक है। और सेम यहाँ की बात करते हैं भाई, ये ग्रीन फीट वाला था, दोनों के फीट तो ग्रीन है, बट यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ का कलर चेंज हो गया है, देखो इसका कलर चेंज हो गया इस वाले से। तो दीज आर द चेंजेस, दैट इज द वेरिएशन। सेम एज ये एग्जांपल है अभी, ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा अभी।
पर्पस सिर्फ इतना है कि ये वेरिएशन कैसे कैसे आती है, ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। भाई जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया वाले नोट्स मिलने वाले हैं, हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया से समझाया जाने वाला है, ठीक है, और समझाया भी गया भी तो देख पा रहे होंगे आप। अच्छा, अब देखते हैं भाई इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। भाई सर ने इतना सारा वेरिएशन पढ़ा दिया है, सर इस वेरिएशन की इंपॉर्टेंस तो क्या है भाई, क्यों होती है वेरिएशन और इसका हमें क्या एडवांटेज है। तो अभी फर्स्ट एडवांटेज अगर हम देख पा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एडवांटेज होता है। जैसे अगर जो विंटर वाले जो कोल्ड एटमोस्फेयर में रहते हैं तो उन्हें उसी अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आ जाएंगे कि वो वहां के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएंगे, वहीं के फूड के अकॉर्डिंग वो खाना स्टार्ट कर देंगे, वही अच्छा लगेगा उन्हें, ठीक है। लाइक अगर हम बात करते हैं थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया, थर्मोस्टैटिक का मतलब क्या है भाई, थर्मोस्टैटिक का मतलब है भाई गर्म, थर्मो से जहां तक हीट आ जाए, ठीक है। तो भाई थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को एक अडेप्टेबिलिटी बना लेते हैं उसी टेम्परेचर में रहने के लिए। सो दे कैन विदस्टैंड हीट विद सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। मतलब जब गर्मी ज्यादा होती है तो वहां पे उस अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। दूसरा एडवांटेज अगर हम बात करते हैं, इट इंक्रीज इन दी चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट या चेंजिंग इन एनवायरमेंट। भाई जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसी अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म भी अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। सो आप कह सकते हैं कि ये वेरिएशन हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को टू सर्वाइव इन द डाइवर्सिफाइड हैबिटेट। मतलब अगर कोई भी ड्रास्टिक कंडीशन होती है, माइंड माइंड मींस की कोई नेचुरल हैबिट होता है, कोई भी क्लैमिटीज आती है, कैटास्ट्रोफ होता है, मतलब प्राकृतिक आपदा बोलते थे, तो उस आपदा के अकॉर्डिंग, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग वहां पर रहने वाले एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा। और वो कौन हेल्प करेगा उसे, भाई ये वेरिएशन हेल्प करेगी उसे वहां रहने के अकॉर्डिंग। अब मैं हूं भाई, मैं यहाँ रहता हूँ इंडिया में, हरियाणा में है हमारे भी, तो अब हरियाणा के अकॉर्डिंग हम अपनी हमारी जो स्किन है, हमारा जो फूड हैबिट्स है वैसी है। अगर मैं शिफ्ट हो जाऊँ भाई जम्मू कश्मीर, तो थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर है वहां पर, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मैं इतना नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो टेम्परेचर मेरी अडेप्टेबिलिटी वैसी नहीं है, वैसे वेरिएशन नहीं है। बट अगर मैं अभी रहना स्टार्ट करता हूँ तो मेरी नेक्स्ट प्रोजेनी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उनके अंदर वो अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, वो वेरिएशन आ जाएंगे, वो अपने आप को आउटर सराउंडिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, इन वेरिएशन की वजह से, ठीक है। तो वेरिएशन हमेशा एटमॉस्फेयर यानी हमारा जो एनवायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देता है, ठीक है, हो जाता है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, ये छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है, फ्री ईयर लोब्स आर अटैच ईयर लोब्स आर द टू वेरिएशन फाउंड इन ह्यूमन। भाई ये होता है लोब, ये फ्री है थोड़ा सा, ठीक है। कुछ के लोब्स होते हैं ये बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं। सो ये कैसे होता है भाई, ये वेरिएशन होता है, जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उनके लोब्स में चेंजेस आ जाता है, कुछ नोज में चेंजेस आते हैं, किसी के लिप्स में चेंजेस आता है, किसी का आई कलर चेंज होता है, किसी का हेयर्स का कलर चेंज हो जाता है, किसी का स्किन कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन चेंजेस। अब बात करते हैं फोर्थ थर्ड पॉइंट की, दे ऑल्सो प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी टू एन ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअलिटी का मतलब है भाई यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, मतलब उसकी एक रेपुटेशन, उसकी एक पर्सनैलिटी, एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप कर देता है वेरिएशन। न्यू कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस इन द ऑर्गेनिज्म बाय द वेरिएशन। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, मतलब एक नया ही ऑर्गेनिज्म, एक नई ही कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाती है। लाइक फादर बहुत इंटेलिजेंट है और मदर बहुत स्मार्ट है, तो जो कमिंग चाइल्ड होगा लाइक मेरे ऐसा नहीं है भाई सभी स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो जो कमिंग जनरेशन होगा स्मार्ट, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, ब्यूटी विद ब्रेन। लाइक गर्ल्स की बात करते हैं तो ब्यूटी विद ब्रेन हम कर लेते हैं, बॉयज की बात करते हैं तो स्मार्ट हैंडसम हो जाता है इंटेलिजेंस के साथ। बाकी लड़के कह रहे होंगे हम तो पहले ही स्मार्ट है भाई, है ना भाई। तो भाई ये बात होती है, ये वेरिएशन एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। सो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार दे रहा हूं मैं, अच्छे से करके जाना, वेरिएशन के बारे में इतना किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, और ये तो पता ही होना चाहिए भाई, मतलब बच्चों को मेनली डाउट रहता है इन टर्म्स के अंदर, तो अब नहीं रहेगा, इतना डैम श्योर हूं मैं। पहला भी है क्रोमोसोम्स। आप क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो ये 9th क्लास में भी स्टडी की है, 8th में भी स्टडी किया, अभी जूनियर क्लासेस से स्टडी करते हैं तो आपको इतना पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, बैठे हैं भाई हम। चलो, तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। भाई अगर आपने सेल्स के बारे में स्टडी किया तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या होता है भाई, जेनेटिक मटेरियल्स होता है जी, डीएनए, ठीक है ना, समझ गए ना, जहां से हमारे पेरेंटल कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं और हमारे कैरेक्टर्स हमारी नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर होंगे। सो क्रोमोसोम्स तो ये रहा हमारा भाई।
तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होते हैं इन देयर न्यूक्लियाई। जीन की बात करते हैं भाई, भाई इन क्रोमोसोम्स के अंदर ही तो जीन होते हैं, तो आप कह सकते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन, और जीन, जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए, मतलब एक डीएनए की यूनिट है ऑन क्रोमोसोम्स विच गवर्न एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनते हैं, जो इंफॉर्मेशन बनती है, वो किसकी वजह से आती है भाई, जीन की वजह से आती है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो भाई, जीन है, जीन से फिर आगे भी ट्रांस ये होता है, डीएनए बनाता है, क्रोमोसोम्स बनता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से फिर सेल बनता है, और सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम, देन पूरी कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी बहुत सारी छोटी छोटी सी टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है आपकी। यहाँ पे आपको दिया होगा डीएनए। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर है भाई, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। जब छोटे होते थे ना, तो आइसक्रीम स्टिक से हम बनाते थे मॉडल, भी क्ले मॉडल हो गया हमारा। तो अब तो चलो क्या है बनाना, अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो हम अपना ही काम ही नहीं करते हैं घर का, बट करना चाहिए भाई। चलो ये सेल है भाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, इस क्रोमोसोम्स के अंदर ये डीएनए है, बहुत अच्छा डायग्राम है। और ये सी टी जी ए, ये आप मुझे कमेंट करेंगे क्या है, 9th क्लास में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सी टी जी ए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, बट आपके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक जनरल नॉलेज के एस्पेक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट जो डीएनए के अंदर है, जिससे डीएनए बन रहा है। चलो अब बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है, करेक्टर्स। वेरी गुड। अभी करेक्टर्स की जब बात होती है, सबसे पहले बात करते हैं भाई बहुत ही गंदा आदमी था, बहुत ही गंदे करेक्टर का आदमी था। अरे गंदे के अच्छे भी तो होते हैं, बट यहाँ पे हम करेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे स्पेशल वहां पे उसकी हाइट क्या है भाई, बंदे का कलर कैसा है, शेप कैसी है, बंदे घर के प्लांट्स की भी बात कर सकते हैं भाई। सो करेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी एक प्लांट में या किसी और ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, स्पेशली हम उसकी बात करेंगे इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में। ट्रेड्स क्या होता है भाई, भाई आप ये मत सोचना भी आप कैरेक्टर बता दिए तो ये ट्रेड क्या होता है। ठीक है, ट्रेड्स भी भाई कैरेक्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये इनहेरिटेटिंग कैरेक्टर होते हैं, जो हमें मतलब पैतृक मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। सो दीज आर द इनहेरिटिंग कैरेक्टर्स which is normally inherited and it is detectable variant to, मतलब हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक स्किन टोन कलर हो गया, अभी पेरेंट से मैच करता होगा, या कुछ हेयर्स मैच करते होंगे, या बॉडी स्ट्रक्चर या हाइट मैचिंग करते होंगे। तो कुछ एक पर्टिकुलर हम बात करते हैं कैरेक्टर की, जो हमें पैतृक मिलते हैं, पेरेंट से, मम्मी डैडी से मिलते हैं। ठीक है, और उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम ट्रेड बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं भी फादर की हाइट के बारे में बात करते हैं। मेरे फादर की हाइट तो काफी अच्छी है, बट मेरी नहीं है। ठीक है, मेरे को फादर से सिर्फ एक चीज मेरे को जो सबसे पहले याद आती है कि क्या मिला है, मतलब गंजापन। ठीक है, मतलब हेयर लॉस जो है ना भाई, वो हमारा पैटर्निटी का, दादाजी से मेरे फादर साहब, और फादर साहब से देन मुझे क्या मिला है, मतलब इंटेलिजेंसी के अलावा क्या कह रहे हो सर, अपनी तारीफ कर रहे हो है ना भाई। हाँ, एक करेक्टर से वो मिला है कि मेरे बाल कम है, तो वो करेक्टर्स हमारे इनहेरिटेड है, वो ट्रेट्स है। ठीक है, तो अब ट्रेट्स में हाइट मेरे पास, वो ट्रेट मेरे पास नहीं आया, दैट इज द हाइट फैक्टर। ठीक है, हाइट पेरेंट की ज्यादा है, इतनी नहीं है, मतलब फादर की देखते हैं काफी अच्छी हाइट है, 6 फीट, और देन 5'7" मेरी आ गई। तो ये डिफरेंस कैसे आ गया, चेंजेस आ गया भाई, क्योंकि मदर के कैरेक्टर्स भी इसमें वेरी करते हैं। ठीक है, तो भाई हाइट वाला जो फैक्टर है, तो हम वो है हमारा एक ट्रेट हो गया। अब सर एक और टर्म आ गया भाई, एलील। ठीक है, जब हम छोटे होते थे जैसे एलएलए बोलते हैं, एलएलए एलएलए नहीं होता, ये एलील होता है। तो एलील की भी क्या बात करते हैं, एलील क्या होता है, पर्टिकुलर एक जीन होता है भाई। जीन के बारे में मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। सो एक पर्टिकुलर जीन की अगर हम बात करते हैं, तो उसके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी आ जाता है, दैट इज एलील। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, सेम या पर्टिकुलर पोजीशन पे पाया जाने वाला एक करेक्टर, एक जीन, दैट इज क्या है, वो एलील है। चलो भाई, अब बात करते हैं भी हमारा हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, हाइब्रिड, अब तो कैप्टन अमेरिका वाले उसमें हाइब्रिड आ गया अभी। और एक कौन सा आता है भाई, कैप्टन अमेरिका के साथ रोबोट वाला आता है। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, एवेंजर सीरीज आती थी जो, तो उसमें हाइब्रिड वर्ड यूज किया जाता था। हाइब्रिड होता क्या असल में, कहता हाइब्रिड में मतलब सिंपल कह सकते हैं कि जो दो डिफरेंट एलील है। सर एलील क्या, अभी तो बताया था भाई, एलील का मतलब है कि जीन, मतलब पेरेंट में फादर एंड मदर के दोनों के कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं भाई, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड। इसके लिए यार एक इंपॉर्टेंट टर्म्स और बना देते हैं, अगर प्लांट्स की नजर से देखते हैं। सो अब न्यू प्लांट इज फॉर्म बाय रिजल्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ऑफ 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, मतलब 2 प्लांट है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग प्लांट के जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिक्स हो रहे हैं, और वो जो ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। क्योंकि पीछे हाइब्रिड हो रहे हैं, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने रिप्रोडक्शन में स्टडी किया था भाई, एक मेल गिमेट एंड फीमेल गिमेट
फर्टिलाइज हो रहे हैं। तो प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि वो वेराइटीज को फ्यूज कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसके अंदर हाइब्रिड हो रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो एन इंडिविजुअल हैविंग टू एल का मतलब टू डिफरेंट जीन फॉर द सेम ट्रेट, एक ही ट्रेट के एक ही टाइप के, लाइक दोनों की बात करते हैं, दोनों की टोल टोल करेक्टर है, एक प्लांट है ये भी टोल है, ये प्लांट है दूसरा भी टोल है, ये दोनों ट्रेट जब ट्रांसफर हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। अब हाइब्रिड भी किस तरीके से होते हैं उसको देखते हैं। अब हाइब्रिड होता है भी टू टाइप से, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। अब मोनो का मतलब क्या भाई, मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब क्या होता है टू, और हाइब्रिड का मतलब क्या बताया मैंने अभी, मिक्स हो रहे हैं दो एल एलील। ठीक है, दो एलील मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब आप सोचते होंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, भाई कैरेक्टर्स ही होते हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, मोनो हाइब्रिड में सिर्फ एक स्पेशल टाइप का एक कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि टोलनेस है, दो प्लांट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दोनों प्लांट के दो एलील आ गए, तो दो एलील में से सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ही, एक पेयर की बात करेंगे सिर्फ हाइट के, कि हाइट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे भी मोनो हाइब्रिड, कि दोनों एलील में से या फादर एंड मदर में से कौन सा एलील ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, हाइट वाला। तो हम एक ही कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा वर्ड है ट्रेट, ट्रेट यूज करते हैं। तो एक ट्रेट हम देख रहे हैं, एक ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है और उसी ट्रेट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो है भाई मोनोहाइब्रिड। बट अगर हम देखते हैं अभी डाई, डाई का मतलब क्या है अभी टू। अब हाइट नहीं देख रहे, अब हम हाइट के साथ साथ देख रहे हैं कलर भी क्या आ रहा है या शेप क्या आ रही है। सो हम दो करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड। बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, देख लेना, ये एग्जांपल हो गया भाई। जैसे इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं मेंडल जी का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया था, और उसको पूरा डिटेल करने वाले हैं हम। ठीक है, सो भाई इसमें मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। सो मोनो हाइब्रिड में हम ये सिर्फ देखेंगे कि भी किस तरीके से टोल करेक्टर और डाफ करेक्टर के, यानी कौन सी ट्रेट की बात करेंगे हम यहाँ पर, हम बात करेंगे यहाँ पर भाई डाफ यानी बोने छोटे वाले, और टोल, ये दो ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दो ट्रेट नहीं, एक्चुअली में इसको हम हाइट से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं एक ही एलील के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर करेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हाइट के। बट डाई हाइब्रिड में हम क्या करेंगे भाई, डाई हाइब्रिड में हम क्या देखेंगे, हमने उस प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट देखा है वो शेप पे बात करेंगे हम, उसके कलर पे बात करेंगे। ठीक है, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के बारे में बात करें, ऐसे नहीं दिखेगा भाई, ऐसे दिखेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस क्या होता है। तो सर होमो का मतलब तो पता है, जाइगोस का मतलब क्या होता है। तो होमो का मतलब पता है सेम होता है, और जाइगोस, जाइगोस हमारा जाइगोट से मिलता जुलता लग रहा है, जाइगोट कब होता था, फर्टिलाइजेशन पे। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा चीजों को लिंक करना स्टार्ट करो। होमो का मतलब है सेम, यानी सेम, जब एक इंडिविजुअल है उसमें होमो का मतलब आइडेंटिकल या सेम, सेम एलील के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेम एलील कैसे सर, भाई इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं हाइट के बारे में, हाइट या तो भाई टोल होगी, दोनों सारे करेक्टर्स टोल होंगे, ये सारे करेक्टर्स डाफ होंगे। ठीक है, ये हो गया होमोजाइगस। तो होमोजाइगस में सिर्फ हम एक ही करेक्टर के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिकल करेक्टर, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल एलील ऑफ अ जीन, ये आगे हमारे इसके नोटेशन होती है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, इसे हम करने वाले हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा हेट्रोजाइगस क्या हो गया, हेट्रो का मतलब है हम टू डिफरेंट एलील के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने बात कर ली एक टोल है और एक डाफ है, मतलब पहले वाले में क्या था, हमने या तो हम टोल के बारे में बात करेंगे या हम डाफ के बारे में बात करेंगे, उसमें दोनों कैरेक्टर्स क्या होंगे, टोल होंगे या दोनों डाफ होंगे। बट यहाँ पे क्या भी एक टोल होगा और एक डाफ होगा। सो इंडिविजुअल हैविंग बोथ ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग एलएल, दोनों एलएल आ रहे हैं तो हेट्रोजाइगोस है, एक करेक्टर आ रहे हैं एक एलएल आ रहा है तो वो होमोजाइगस है। ठीक है, अब एक ब्यूटीफुल सी टर्म आती है, और हमेशा मतलब प्रीवियस ईयर की अगर बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर उठाओगे आप, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, डोमिनेंट फैक्टर एंड रिसेसिव फैक्टर्स, या डोमिनेंट एलएल भी बोल देते हैं इसे, यहाँ लिख देता हूं मैं नीचे, डोमिनेंट एलील। ठीक है, अब डोमिनेंट एलील क्या होता है, मैंने देखा कि भी अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल देता हूं, फादर है, फादर की हाइट बहुत अच्छी है, मदर की हाइट थोड़ी कम है। ठीक है, लेकिन जो कमिंग जनरेशन आ रही है, ऑफस्प्रिंग है, ठीक है,
वो देखा जा रहा है कि जो बॉय है या गर्ल है, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट बॉय, चलो बॉय की बात करते हैं कि बॉय की हाइट काफी अच्छी है, जो नेक्स्ट प्रोजेनी आ रही है उसकी हाइट अच्छी है, तो वो बोलेंगे अभी बेटा किस पे गया, बेटा गया अभी पापा पे गया, क्यों भाई पापा की हाइट अच्छी थी, ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स कौन से ट्रांसफर हुए हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, मम्मी की हाइट ट्रांसफर नहीं हुई है, तो वहां पे वो कैरेक्टर्स मम्मी वाले कैरेक्टर्स है, मदर वाले कैरेक्टर है, वो छुप गए हैं भाई, वो हिडन फॉर्म में है अंदर, लेकिन वो हिडन फॉर्म में है, तो वो हिडन कैरेक्टर होंगे, उसको हम बोलेंगे भाई रिसेसिव कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर हमें विजिबल होंगे, दिखेंगे, जो ट्रांसफर होंगे, दैट इज कॉल्ड, ट्रांसफर तो दोनों ही होंगे, बट जो विजिबल होंगे वो होंगे हमारे डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट एलील। तो डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट फैक्टर क्या है? इट इज द फैक्टर और द एलील which can express its effect whether present in homozygous or heterozygous। ठीक है, चाहे वो होमोजाइगस की बात करें चाहे हम हेटरोजाइगस की बात करें, वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे ही होंगे। लाइक अगर बात करते हैं, बॉय की बात कर रहे थे अभी हम, ठीक है, हाइट अच्छी है, तो वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, अभी डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा ट्रेट गया है, हाइट, पापा की हाइट गई है, ठीक है, तो वहां पापा के कैरेक्टर, फादर के कैरेक्टर्स डोमिनेंट हुए। अच्छा, जो उसकी सिस्टर है, उसके सिस्टर की हाइट कम है, ठीक है, तो सिस्टर के लिए डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से हुए, मदर वाले, तो वहां पे मदर की कैरेक्टर्स, मदर की जो ट्रेट है वो ज्यादा क्या रही है, डोमिनेंट रही है। अब यहाँ पे मान लो टोल टोल हो गई, टोल डाफ हो गई, ये दो कैरेक्टर्स है, कैपिटल टी यहाँ पे क्या है भाई, ये टोल डाफ वाला जो है ना, ये सेकंड वाला, इसको भी हम टोल ही बोलते हैं, क्योंकि अगर इसमें से एक भी कैरेक्टर टोल है तो वो टोल कंसिडर होगा, वो टोल में आएगा, ठीक है। रिसेसिव की अगर हम बात करते हैं भाई, रिसेसिव फैक्टर की, तो द फैक्टर और द एलील विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस, मतलब वो विजिबल नहीं होंगे, वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में नहीं आ रहे हैं भाई वो, इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, फैक्टर आएगा यहाँ, कॉल्ड रिसेसिव फैक्टर, लाइक टी है, स्मॉल टी वाला। अब जो लड़का है क्या उसके अंदर मम्मी के कैरेक्टर्स नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट उसकी जो हाइट है वो डोमिनेंस है, तो डोमिनेंसी की वजह से वो कैरेक्टर हिडन फॉर्म में होगा, और उन हिडन कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट्स या ट्विस्ट होगा टंग, रिसेसिव ट्रेट्स या रिसेसिव अलील, ठीक है। चलो कोई बात नहीं भाई, बड़े बड़े चैनल पे छोटे छोटे ट्विंग ट्रस्ट हो जाते हैं। चलो अब बात करते हैं भाई F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं इसे, वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए डेफिनेटली, अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, F1 की जब भी हम बात करेंगे, हमने एक वर्ड किया था हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, तो मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या था भाई, मोनो हाइब्रिड का मतलब था कि उसमें एक एलील ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक एलील की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक ही ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड में हमने हाइट के बारे में बात कर ली, ठीक है, और हेटेरोजाइगस में कुछ अलग रहेगा, उसमें हम दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो जब ये हो रहा कैसे, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, हाइब्रिड हो रहा है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में जब जो भी प्रोजेनी बनेगी, हम बोलेंगे कि वो फर्स्ट जनरेशन है, पहली जनरेशन है, तो उसे हम बोल देते हैं फर्स्ट जनरेशन या फीमेल जनरेशन या सन और डॉटर जनरेशन। चलो देखते हैं एक बार, तो भाई फीलियल जनरेशन क्या होता है, इट इज द जनरेशन ऑफ द हाइब्रिड्स प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल। अब ये जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल का मतलब है फादर एंड मदर, ठीक है, इन फादर और मदर से यानी पेरेंट से जो करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं और जो भी प्रोजेनी बन रही है वो हमारी प्रोजेनी होगी फीलियल या F1 जनरेशन, यानी पहली जनरेशन होगी, ठीक है। और पहली जनरेशन के बाद जो प्रोड्यूस होगी प्रोजेनी, उसे हम बोलेंगे वो सेकंड जनरेशन है या फीलियल 2 जनरेशन है। तो फीलियल 2 जनरेशन क्या है भाई, इट इज द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल विच डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन, यानी F1 पहले आया फादर मदर से, ये आया फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन की वजह से जितनी भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी वो होगी हमारी सेकंड जनरेशन, समझ आई बात, यानी सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस कब होगी, वो फर्स्ट जनरेशन से ही प्रोड्यूस होगी, राइट। और वो कैसे होगी देखते हैं, वो रहेगी भाई सेल्फ सेल्फ पॉलिनेटिंग, कुछ में क्रॉस भी होती है लेकिन मेनली इसमें जो रहेगा वो सेल्फ पॉलिनेटिंग रहेगा। प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, सर हम ह्यूमन बींग में भी पॉलिनेशन होता है क्या, अरे नहीं, भी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो सेकंड जनरेशन जब होगी पॉलिनेशन हो, वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, या यहाँ पर लिखा हुआ ना इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग की अगर बात कर रहे हैं तो आपस में ब्रीडिंग होगा उनका, मतलब उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होगा, वो उसी को सेल्फ ब्रीड हो जाएगा, ठीक है।
फिनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, और इसको हम मेंडल एक्सपेरिमेंट में यूज करने वाले हैं। सर मेंडल 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 लगा रखा है, मेंडल नहीं आया भाई, आएगा भी, लेकिन अच्छा नोट चाहिए तो कुछ रीड भी करना पड़ेगा ना आपको, है ना। चलो मेंडल में मेंडल को बाद में करेंगे। फेनोटाइप क्या होता है, इसे फिनोटाइप बोल देते हैं। अब फिनोटाइप में हम बात करते हैं कि जो करेक्टर हमें ऑब्जर्व होते हैं उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे टॉल करेक्टर और डाफ करेक्टर, ये दोनों करेक्टर ऑब्जर्वेबल है, हम देख सकते हैं भाई। जो कमिंग चाइल्ड आ रहा है, जो लड़का है उसकी हाइट ज्यादा है, लड़की है उसकी हाइट कम है, तो वो करेक्टर हम ऑब्जर्व कर पाए, तो वो फिनोटाइप है, ठीक है। और वो कितने करेक्टर होंगे वो देखते हैं। अब हमारा जो नया एक्सपेरिमेंट आने वाला है उसमें फिनोटाइप जो रेशो रहेगी वो क्या है, और जीनोटाइप रेशो देखेंगे हम अभी, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है, तो जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर होते हैं, जो ऑब्जर्व करेक्टर होता है, डिटेक्टेबल करेक्टर होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के या ऑर्गेनिज्म के, दैट इज कॉल्ड फेनोटाइप। इसमें हम फेनोटाइप रेशो देखेंगे। फेनोटाइप रेशो कितनी रहती है, फेनोटाइप रेशो का मतलब है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, ज्यादा डोमिनेंसी में आ रहे हैं, तो उन्हें फेनोटाइप में रखेंगे। अच्छा जीनोटाइप में, जेनो वर्ड किससे से आ रहे हैं, जीनो किससे आ रहा है, जीन्स से रिलेटेड आ रहे हैं। तो जीन्स में ये देखेंगे अभी कितने टाइप के जीन्स आ गए हैं, सारे टोल वाले आ रहे हैं, डाफ वाले आ रहे हैं, या कुछ टोल और डाफ के मिक्स आ रहे हैं। तो मैंने अभी बात की थी विद फादर और मदर का, तो यहाँ से जो बॉय आ रहा था उसकी हाइट ज्यादा थी, गर्ल थी जो उसकी हाइट कम थी, एक और चाइल्ड आया बॉय, उसकी हाइट एवरेज थी, एवरेज। तो ये तीनों के बारे में जब हम बात करेंगे, तीनों की जीन्स के बारे में बात करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो उसमें हम जीनोटाइप रेशो में स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं, मोदी जी का अभियान, साफ सफाई बहुत जरूरी, और कभी कभी ना भी लेना चाहिए। चलो जेनोटाइप की हम बात करेंगे तो जीन्स कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे किसी इंडिविजुअल की, ऑर्गेनिज्म की, विद वन और मोर कैरेक्टर्स। अब देखो वन और मोर कैरेक्टर जब आ गया, तो वन और मोर कैरेक्टर में हम बात कर रहे हैं टॉल कैरेक्टर यानी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, एज ए एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। डाफ कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, और जो मिक्स कैरेक्टर होंगे यानी एवरेज वाले, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, गर्ल की हाइट कम है, बॉय की एवरेज टॉल है, और जो थर्ड चाइल्ड आया जो अननेसेसरी आ गया है, बच्चे दो ही अच्छे, हाँ, तीसरा बच्चा धक्के से। तो अभी आ गया बॉय थर्ड वाला, एवरेज हाइट वाला। तो एवरेज में मतलब क्या है, टॉल और डाफ दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स में भी ऐसी रहेगा भाई, उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, टॉल कैरेक्टर के बारे में, दोनों दोनों डाफ कैरेक्टर, या और दोनों कैरेक्टर जो मिक्स होके आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जेनोटाइप। अच्छा देखो जब फेनोटाइप की लिखी है मैंने मोनोहाइब्रिड के लिए, मोनोहाइब्रिड के लिए मतलब जब एक हाइट हाइट का ट्रेट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसकी रेशो रहेगी 3:1। और जेनोटाइप की रेशो की अगर हम बात करते हैं, ये रहेगी 1:2:1। कैसे आया सर, अभी देखते हैं आगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब देखेंगे। सर बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर पिक्चर है, और ये समझ नहीं आ रहा सुअर का बच्चा है कि सांड का बच्चा, मेरे को भी नहीं समझ आया, लेकिन अच्छी लगी ना पिक्चर, मेरे को रख ली मैंने। अच्छा क्वेश्चन क्या है अब यहाँ पे, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स, मैंने आपको जस्ट इसी वीडियो में बताया था। एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो हम आउटर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप से रिसीव करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं। सो द ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड, जो हमें पैतृक नहीं मिलती है, बट इट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। भाई एनवायरमेंट के मैंने आपको कश्मीर वाला एग्जांपल दिया था, मैं कश्मीर चला जाऊं, अडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी उसको वहां का सराउंडिंग अच्छा लगेगा, या उसकी ऑटोमेटिकली जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, डिजाइन होगा, शेप होगा, वहां की ग्रोथ होगी, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा तो अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, वहां पे आतंकी हमले ज्यादा है, हम किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करेंगे। चलो ये है हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हमें एक्वायर्ड करते हैं हम आउटर सराउंडिंग से। लाइक अगर बीटल डज नॉट गेट अ सफिशिएंट फूड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, इट वेट विल बी रिड्यूस्ड। भाई कि अभी उसको अगर खाना नहीं मिलेगा, उसको नेक्टर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो भाई उसका वेट लूज हो जाएगा। ऐसे के बीटल की क्या बात करते हैं, इंसान की भी बात करें, उसे नहीं मिलेगा खाना तो उसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, कमजोरी आ जाएगी, मल न्यूट्रिशन आ जाएगा, ठीक है, कुपोषण हो जाएगा। तो कुपोषण हमारे यहाँ तो सेंटर में तो कोई नहीं रहता, सारे मोटे मोटे हैं ना। मैं ही ऐसा लगता हूँ, खाते हुए भी ऐसा लगता हूँ कि कुछ नहीं खाया, मेरे को ही मल न्यूट्रिशन है सबसे ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है। तो बात करते हैं जब हम एक्वायर्ड ट्रेट्स की, अगर भी खाना नहीं खाया तो वेट लॉस मेरा हुआ। अब मेरे पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, उनकी अच्छी हेल्थ है, ठीक है, होनी भी चाहिए, तो उनकी ट्रेट ऐसा तो नहीं है कि अच्छी हेल्थ उनकी है मेरी अच्छी नहीं है, एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे अंदर भी हेल्थी करेक्टर होंगे भाई, ये ट्रेट्स मैंने खुद एक्वायर्ड करे हैं, ठीक है। ये एक्वायर्ड ट्रेट्स मैंने आउटर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हुए कि भी मैं खाना कम खाता हूँ या नहीं मिला मुझे, या तो मैं वीक हो गया, ये मैंने एक्वायर्ड किया, मैंने खाना ज्यादा खा लिया, न्यूट्रिशन अच्छी है, ड्राई फ्रूट्स खाए, और मेरे पेरेंट्स थिन है एंड टॉल है, तो ये भी ट्रेड्स मैंने खुद एक्वायर्ड किए हैं अपने न्यूट्रिशन से। तो जो ट्रेड्स हम खुद एक्वायर करते हैं, रिसीव करते हैं, डेवलप करते हैं, दैट आर एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है।
अब जैसे एग्जांपल ये क्वाइट ट्रेड्स के मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये हमारे आज की जनरेशन है। वैसे ये बुक तो वैसे देखते ही नहीं है ये तो बेचारे शरीफ बच्चे हैं फिर तो, जो बुक्स देख रहे हैं। हम तो मोबाइल देखते हैं, है ना भाई। चलो, एग्जाम्पल क्या होगा भाई, चिल्ड्रन लर्न टू रीड। भाई अगर उसे अच्छा सराउंडिंग मिलेगा, पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है कोई बात नहीं, बट अगर वो चाइल्ड चाहे तो ही कैन रीड, ही और शी कैन रीड, तो वो चीज उसने खुद डेवलप की है, वो कैरेक्टर उसने खुद डेवलप किया है। अब बर्ड्स लर्निंग टू फ्लाई, भाई पैदा ही होते उड़ना नहीं सीखता है, वो ट्रेड्स वो एक्वायर्ड करता है, डेवलप करता है अपने अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स। हम पढ़ना नहीं चाहते, ये वो चीज हमने खुद एक्वायर्ड करी है, ठीक है। अच्छा एक बात करते हैं, ये हमारे आगे, ये हमारे दीक्षा, ये तो ये करेक्टर्स तो मेरे ही हैं यार, लगता है ये देखना यहाँ से बाल ही उड़ गए मेरे। चलो, ये हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ये ट्रेट्स ट्रेल नहीं है, ट्रेट्स है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं। भाई इनहेरिटेड ट्रेट्स की अगर बात करते हैं, ये भी बहुत बदतमीजी है, कहीं भी घुस जाता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं अभी, ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज कोज्ड ड्यू बाय द चेंज इन इट्स जीन। भाई डैडी से करेक्टर्स आ रहे हैं, मम्मी से करेक्टर्स आ रहे हैं, तो जो कमिंग जनरेशन में जो करेक्टर्स आए हैं वो उसे पैतृक मिले हैं, दान में मिले हैं, उसे उसको पेरेंट्स से मिले हैं भाई, वो सारे के सारे करेक्टर्स, तो वो करेक्टर्स हमारे होंगे भाई इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये प्रोजेनी वर्ड आ गया, प्रोजेनी का मतलब यही है नेक्स्ट जनरेशन। लगता है कोई भूत आ गया, चलो मेरे पड़ोसी से बड़े भूत वैसे कोई नहीं है। अच्छा ये जैसे ये देखिए एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, ये हमारे एक तो भाई हमारा पड़ोसी ऐसा है, उसको जब पता लगे ना भी क्लास स्टार्ट करनी है, अपने पॉपकॉर्न की मशीन स्टार्ट कर देता है। पता नहीं यार, जाने मुझे ऐसा लगता है मेरा पिछले जन्म का कोई उससे लड़ाई रही है, वो यहाँ पे आके मेरे से मेरी वीडियो में खराब करता है हमेशा। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आ गया था, उसको तो भगाया है मैंने। अब ये ईयर्स हैं, देखो यहाँ पे ये अटैच लोब्स वाले ईयर्स हैं, ये ईयर्स डिपेंड कर रहे हैं इसके इन पे, फादर पे, इनके नहीं भी इन्हों के, ये फादर से आ रहे हैं। अब हाइट भी किसकी आ रही है, हाइट हाइट तो दोनों की अच्छी है वैसे। हेयर्स कलर किसका आ रहा है, मम्मी पापा के अगर हेयर्स आते तो आते ही नहीं, हेयर्स ही नहीं आते, वो तो गंजा बनाता है, ठीक है ना। अभी करेक्टर्स किसके आ रहे हैं, हेयर्स वाले करेक्टर्स मदर से आ रहे हैं, और ये आईज और ईयर्स के वाले फादर से आ रहे हैं। तो ये सारे करेक्टर जो इसकी बॉडी में आ रहे हैं वो इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड मतलब उसे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं इस बेचारे बुल के बच्चे को क्यों लेके आया था। अभी क्वेश्चन है कि ये एक्वायर्ड ट्रेट है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स है, क्वेश्चन क्या है। अब ब्राउन काफ, अरे बछड़ा है बेचारा, हम तो इसे पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, गंदे लोगों। ए ब्राउन काफ हैज ए ब्राउन पेरेंट्स, मतलब जो ब्राउन ये काफ आया है इसके पेरेंट्स भी ब्राउन है। तो भाई ब्राउन होने की वजह से क्या है भाई, जैसे कैरेक्टर पेरेंट्स के साथ जैसे स्किन टोन था, मतलब कलर जैसा था वही ट्रांसफर हुआ, तो वो भाई इनहेरिटेड ट्रेट्स होगा, राइट। तो इस तरीके से इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स का डिफरेंस आपको पता लग चुका है, और आपका हाफ ऑफ द चैप्टर हो चुका है। अब चलते हैं, हमारे मेंडल जी आ गए हैं। मेंडल जी के 3 एक्सपेरिमेंट थे भाई, लो थे। क्या था भाई, फर्स्ट लो था लो ऑफ सिग्रीगेशन, सिग्रीगेशन का मतलब अलग रहना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब आपको अरेंज करना, मैनेज करना, एंड लो ऑफ डोमिनेंस मतलब जो डोमिनेंट होगा वही चलेगा। वो कहते हैं ना हरियाणा की एक वो बड़ी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई जिसने डंडा पकड़ लिया ना, भैंस उसी की है, चाहे परचेज किसी ने भी करी हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे करेक्टर्स के साथ होता है, एलील के साथ होता है कि एलिल्स दैट आर रिसेसिव आर मास्क्ड बाय डोमिनेंट एलील। मतलब क्या है इसका मतलब, जितने भी रिसेसिव पेरेंट्स से दोनों ही कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं भाई, टोल वाले भी डाफ वाले भी, लेकिन जो डाफ वाले करेक्टर होते हैं छोटे वाले, ठीक है, वो छुपे रहते हैं बेचारे, तब्बू रहते हैं, क्यों, क्योंकि डोमिनेंसी किसकी चल रही है, फादर के करेक्टर्स की चल रही है। तो द करेक्टर विच इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग एंड विच इज एक्सप्रेस्ड इन दी प्रोजेनी, प्रोजेनी के अंदर जो एक्सप्रेस हो पा रहे हैं वो होते हैं डोमिनेंट करेक्टर्स, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इसको एक बार पूरा देख लेते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है भाई। ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो कह रहा है कि इसलिए इस लॉ से हमें पता लगता है कि अगर दो करेक्टर्स, दो फॉर्म्स, दो ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं कहां से, एक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, मदर से और फादर से, सो विच फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रोजेनी, ये प्रोजेनी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। जो नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर जो भी फैक्टर एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम बोलेंगे वो डोमिनेंट करेक्टर है, इसे बोलेंगे डोमिनेंसी या लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई लड़के की हाइट ज्यादा थी फर्स्ट चाइल्ड की, तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वो करेक्टर एक्सप्रेस हो पा रहा है। और जो मास्क हो गया मतलब जो हिडन हो गया, उस हिडन करेक्टर को बोलेंगे रिसेसिव करेक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा था हमारा लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है बोलने दो भाई, हमें तो लर्न करना है, समझना है। कह रहा यू ओनली पास वन कॉपी ऑफ जीन्स टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब अगर भाई फादर है तो फादर दो कॉपी ऑफ, मतलब दो कॉपी नहीं शेयर कर सकता है अपने जीन्स की, वो सिर्फ एक ही कॉपी शेयर कर सकता है, दूसरी कॉपी कौन शेयर करेगा, मदर करेगी।
तो इसे बोलते हैं लो ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, यानी एक जाइगोट बनता है, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है, या प्लांट्स की बात करते हैं, फादर और मदर यानी पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक पेरेंट सिर्फ एक ही जीन दे पाएगा, दूसरे पेरेंट से ही आएगा दूसरा जीन, यानी दोनों अपने अपने सेपरेट चलते हैं। इसे बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होते हैं। तो ओनली वन जीन इज पास टू द ऑफस्प्रिंग। दूसरा कौन देगा? दूसरा मदर देगी भाई। देख लेते हैं, जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं, जैसे फैक्टर कौन सा चल रहा है अभी हमारा, कौन सा एलील चल रहा है? अब एलील हम बात कर रहे हैं कलर का। सो दीज पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन। जब गेमेट्स बनेगा, यानी जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो एग से, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, देन फीटस, जब ये बनेगा तो उस गेमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग ही रहेंगे, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे भाई। ये रहा, जैसे ये व्हाइट कैरेक्टर, ये फ्लावर के व्हाइट कैरेक्टर है, ठीक है, ये रेड कैरेक्टर्स हैं। अब ये वाले दोनों कैरेक्टर्स जब एक नया प्रोजेनी को देंगे, नया प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा भाई, ये दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग रहेंगे, खाली रेड वाले से नहीं बन पाएगा प्रोजेनी, ठीक है। सो यही वो कह रहा है कि a pair segregate from each other during the gamete formation such that receive only one pair of factor। सिर्फ एक ही रिसीव करेगा। they do not show any blending but simply remain together। ये करेक्टर दोनों इसके अंदर है, यानी इसके अंदर व्हाइट और रेड दोनों करेक्टर है, ठीक है, बट बना किसी वजह से? सिर्फ रेड की वजह से बना है, एक ही ट्रांसफर हुआ, ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है। होमोजाइगस प्रेजेंट प्रोड्यूस ऑल गेमेट्स दैट आर सिमिलर। यानी होमोजाइगस में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात करते हैं। जैसे हम होमोजाइगस में मेनली बात कर रहे थे हाइट के बारे में, हाइट चाहे टॉल हो चाहे डाफ हो, ठीक है, एक की बात करें, ठीक है। तो वो कह रहा है कि लो सेग्रीगेशन ये कहता है कि कैरेक्टर दोनों ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों कैरेक्टर में से सिर्फ एक एक जो है पेरेंट है वो एक ही कैरेक्टर दे पाएगा, दूसरा पेरेंट दूसरे कैरेक्टर दे पाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा था अभी? तीसरा हमारा लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अलग अलग, असॉर्टमेंट का मतलब मैनेज करना। कह रहा जब ये एलील पास होते हैं, कौन से एलील? जो कैरेक्टर्स की बात करें, द एलील यू पास फ्रॉम वन ट्रेट डज नॉट अफेक्ट द एलील गेट पास टू द डिफरेंट ट्रेट। मतलब जब एक एलील आ रहा है फादर का और दूसरा एलील मदर का आ रहा है, तो ये वाला एलील इस वाले एलील को तंग नहीं करेगा, छेड़ेगा नहीं, ठीक है। वैसे तो फ्यूजन से ही होगा, हाइब्रिड से ही होगा इनके, बट इस कैरेक्टर की वजह से, इस एलील की वजह से इस एलील पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये दोनों दोनों साथ साथ ही मैनेज होते रहेंगे। लाइक पर्पल कलर, अगर पर्पल एलील है फ्लावर का, तो ये डज नॉट अफेक्ट द वेदर द पी प्लांट विल शॉर्ट और टॉल, ठीक है। ये डिपेंड, अब दोनों कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन जो पर्पल कलर है वो हाइट वाले फैक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे नहीं भी पर्पल कलर आ गए तो हाइट छोटी हो जाएगी, रेड कलर आ गए तो हाइट बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये वाला जो एलील है कलर वाला, ये कभी भी इसके कौन से ट्रेट को, हाइट वाले ट्रेट को अफेक्ट नहीं करेगा, यानी ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इनकी एग्जिस्टेंस रहती है, ठीक है। यही बता रहा है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको एक बार रीड कर लेते हैं, स्पेशल नोट्स के लिए बनाए गए यहाँ पे, ऐसा सारा इसमें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। दिस लॉ स्टेट दैट द टू फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर एजोर्ट और सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट। मतलब ये दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करके रखते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये क्रोमोसोम जा रही है, जब नेक्स्ट एलील आ रही है, तो ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं भी एक दूसरे को तंग कर दे या डिस्टर्ब करके उसे निकाल दे। प्रोजेनी में दोनों ही कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन उन दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग रहेगी, ठीक है। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये दोनों पेयर हाइब्रिड में रहेंगे, सेग्रीगेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट, एक से दूसरा अफेक्ट नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं, हमारे मेंडल जी ने बहुत परेशान किया था, अभी मेंडल जी नहीं आ रहा, स्टार्टिंग से मेंडल चल रहा था, अभी मेंडल है क्या, मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या है, अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट आ गया, ठीक है। देखते अभी। सो मेंडल जी के बारे में भाई तारीफ तो बनती है। मेंडल जी जब स्टार्टिंग में थे तो ये प्रिस्ट थे, पादरी थे, ठीक है, और उसके बाद उन्हें शायद आई थिंक 4 साल के पादरी के जो पद था वो रहा। उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस एंड, वो एक फार्मर की फैमिली से थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया, स्टडी करना स्टार्ट किया और ऑस्ट्रिया से स्टडी करी, और फिर वो मैथमेटिक्स में भी काफी अच्छे थे, तो वो टीचर रहे भाई 14 ईयर, मैथमेटिक्स टीचर रहे वो 14 ईयर्स तक। और साइंस में उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया आफ्टर टीचिंग, बस 14 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टिंग डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन द सर्टेन प्लांट्स टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन। बट हुआ क्या बेचारों के साथ, मैं भी इनको बेचारा ही कहूंगा, कि जब तक वो रहे थे, मतलब कहते हैं ना लोगों की जो इंपॉर्टेंस होती है वो तब तक नहीं पता लगती जब तक वो होते हैं, उनके जाने के बाद उनको इंपॉर्टेंस को पता लगता है।
तो ऐसे हमारे मेंडल जी के साथ हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था एक पी प्लांट के ऊपर, मटर के प्लांट के ऊपर, ठीक है। मटर, मटर पनीर तो खाते ही हो सारे के सारे, वो वाली मटर प्लांट, ठीक है। तो उसे बोलते हैं पाइजम स्टाइवम, या पिज्म पिज्म स्टाइवम बोल देते हैं प्लांट को, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, बोटानिक। अच्छा, हुआ क्या इसमें एक्सपेरिमेंट में, जब उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो उसके बाद वो 3 अदर साइंटिस्ट आए थे 1900 में, तो उन्होंने इस रिसर्च को दोबारा उठाया और वो ऑब्जर्वेशन देखी कि हाँ, कि जो मेंडल जी कह रहे थे वो कहीं ना कहीं हद तक बहुत सही था, और उसको आगे की तरफ हम कैसे मोटिवेट करें, मतलब उसका प्रमोशन कैसे करें और उसको कैसे एक्सपोजर में लेके आए। तो उन्होंने ही सबसे पहले जीन्स के बारे में, प्लांट्स के जीन्स के बारे में बताया था, इसलिए उन्हें बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद रखना, एक जीके क्वेश्चन, एक साइंस क्वेश्चन, एक बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो जॉर्ज मेंडल। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पिज्म स्टाइवम प्लांट पे, और उन्होंने इस प्लांट को चूज किया सबसे पहले। रीजन तो आता भाई, कर लो एक्सपेरिमेंट करो, उन्होंने गन्ने पे क्यों नहीं किया, मटर के दाने पे क्यों किया, मटर के प्लांट पे ही क्यों किया, तो उसका कोई रीजन था भाई। क्या रीजन था आप देखते हैं, उन्होंने ये मटर का प्लांट के ऊपर स्टडी क्यों की, तो उसके सर्टेन रीजन थे। बिकॉज 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 हमारे को सर होते थे, उनको वो बिकॉज नहीं बोलते थे, व्हेन आई वर इन माय चाइल्डहुड, वो बोलते थे बिकॉज। तो बिकॉज से बात करते हैं, व्हाई मेंडल चूज द पी प्लांट, बिकॉज देयर आर सम रीजन बिहाइंड इट, एंड दैट रीजंस आर, देखते हैं भाई। पी प्लांट हैज ए नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस विच आर इजी टू टेल अ प्लांट पार्ट। मतलब पी प्लांट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमें क्लियरली विजिबल थी, मतलब हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते थे उस ऑब्जर्वेशन के लिए, वो ऑब्जर्वेशन ना हमारी डिटेक्टेबल थी, ऑब्जर्वेबल थी, हमें दिखती थी, ठीक है। दूसरा, दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, मतलब अब सेल्फ पॉलिनेशन भाई, क्रॉस पॉलिनेशन अब तो पढ़ा दिया रिप्रोडक्शन में, नहीं पढ़ा तो भाई फिर मैं क्या करूं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटिंग का मतलब है कि उसके एंथर और स्टिग्मा ऑटोमेटिकली एक ही प्लांट से होते थे और उसी में ही वो हो जाता था, ठीक है, पॉलिनेशन हो जाता था। तो क्रॉस पॉलिनेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन से भी कुछ होता है, ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं कि पी प्लांट के अंदर वो सेल्फ पॉलिनेटिंग था, सेल्फ पॉलिनेशन से हो जाता था, तो हमें ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता था किसी एजेंट के ऊपर कि वो पॉलिनेशन करेगा। अरे फिर मिस्टेक हो गई भाई, कोई बात नहीं, कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। ये आ गया आपका शॉर्ट, short lifespan, so many generation of the pea plant can be produced in a short life, मतलब एक थोड़े से टाइम में, मतलब छोटा सा ड्यूरेशन में ही बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते थे। और बहुत सारे प्लांट्स का मतलब क्या है भाई, कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की जा सकती थी। मतलब मटर के प्लांट को लेने का रीजन था कि भी उसमें कैरेक्टर्स जितने भी होते थे वो सारे ऑब्जर्वेबल थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, बहुत जल्दी होते थे, मतलब हमें लॉन्ग टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ता, तभी 30 दिन 40 दिन 45 दिन के अंदर वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हमें अचीव हो जाते थे। एंड द लास्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस, बहुत सारे सीड्स, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी नॉलेज। तो ये सारे रीजन थे भाई पी प्लांट को सिलेक्ट करने के, समझ गए, बिकॉज दीज आर द रीजंस, राइट। चलिए भाई, अब एक्सपेरिमेंट था क्या, वैसे उन्होंने 7 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, वो 7 कौन कौन से थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं भाई। 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे, ये रे। फर्स्ट वन है भाई हाइट, भी प्लांट टॉल है या डाफ है। उसके बाद सीड की अगर बात करते हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की, भाई सीड हमारा येलो आ रहा है या ग्रीन आ रहा है, दूसरा करेक्टर, ठीक है। तीसरा करेक्टर, सारे बहुत ही करेक्टर प्ले कर रहा है, तो मल्टी टैलेंटेड है भाई। तीसरा भाई शेप, भाई वो जो सीड आ रहा है वो बिल्कुल राउंड आ रहा है या कुछ सिकड़ा हुआ सा रिंकल्ड आ रहा है, ठीक है। कलर, भाई कलर पर्पल है या व्हाइट आ रहा है, कभी पर्पल आ रहा है कभी व्हाइट आ रहा है, तो ये कैरेक्टर्स जल्दी ऑब्जर्व किए गए थे। फ्लावर की पोजीशन की साइड पर है, ये देखो फ्लावर की पोजीशन की साइड पर है, ये ऑब्जर्व किया। पोड का कलर क्या है, ग्रीन है, येलो है, और पोड की शेप कितनी है, स्मूथ है कि कंस्ट्रिक्टेड है, मतलब थोड़ी सी टाइट है या लूज है, सॉफ्ट है। सो दीज वर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वर ऑब्जर्व बाय मेंडल इन हिज ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर जो कर रहे थे, और उसमें क्या ऑब्जर्व किया। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टोल प्लांट लिया, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ट्रेड से, कैपिटल टी से, same as DAF, that is small t, right? So what happened, there is the hybrid between that, यहाँ पे hybrid हुआ, and due to the hybridization क्या हुआ, a characters which is produced in the progeny, प्रोजेनी में जो करेक्टर्स आए वो सारे करेक्टर कैसे आए भाई, वो आए टोल करेक्टर। यानी आप कह सकते हैं लो डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्टर्स डोमिनेंसी में है, दैट इज टोल करेक्टर। पानी बहुत ही अच्छा है।
आपको 1 आवर के अंदर 1 ग्लास वाटर ले लेना चाहिए। सर आप तो ले नहीं रहे हो, हमें दे रहे हो ज्ञान, है ना भाई। चलो, अच्छा बात करते हैं हम कि डाफ प्लांट थे छोटे वाले और टॉल प्लांट थे। अब इन दोनों का क्या किया गया भाई, हाइब्रिड करा गया, और हाइब्रिड करने के बाद जो प्लांट आ रहे थे एग्जिस्टेंस में वो आ रहे थे टॉल, यानी लो ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से कैरेक्टर्स ही डोमिनेंसी में रहे, टॉल वाले। फिर क्या किया गया भाई, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है सेल्फ पोलिनेशन। इसको सेल्फ पोलिनेशन के अंदर रख दिया गया, मतलब अपने आप इसे ब्रीडिंग होने के लिए छोड़ दिया गया। एंड व्हाट वाज द ड्रास्टिक एंड द सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, द स्ट्रेंज थिंग व्हिच कम इनटू द एग्जिस्टेंस इज कि जो नई प्रोजेनी आई, कौन कौन सी प्रोजेनी आई है भाई, देखते हैं टोल से। भाई पहली आई टोल टोल, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल टी। सेकंड वन इज द आल्सो टोल, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एंड द थर्ड वन द ट्रेड्स व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेनी, दैट इज स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। अब ये जो तीनों करेक्टर्स हैं, ये तीनों करेक्टर्स में टोल ट्रेड्स हैं जो दैट इज द डोमिनेटिंग ट्रेड्स, राइट। एंड द लास्ट वन इज द डाफ। डाफ करेक्टर्स मींस द फोर्थ प्लांट दैट इज गेटिंग द रिसेसिव करेक्टर्स। तो यहां से भी क्या समझ आया भाई, पहले वाले जो हमने ब्रीडिंग कराई है तो उसमें सिर्फ टोल करेक्टर्स आए थे, ठीक है, सिर्फ टोल करेक्टर्स आए थे। बट उसके बाद जब कराया, सेल्फ पोलिनेशन किया, तो भाई डाफ भी आ गया एग्जिस्टेंस में। इट मींस रिसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज प्रेजेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रोजेनी यानी फीलियल जनरेशन में। दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये रहा। यानी जब टोल प्लांट का और डाफ प्लांट का जब ब्रीडिंग कराया गया तो सिर्फ टोल प्लांट आ रहे थे हमारे पास, ठीक है। तो टोल प्लांट आ रहे थे, सारे के सारे टोल थे, टोल थे। ये रहा कुछ इस तरीके का, इसको जूम आउट कर देता हूं, ठीक है, जूम आउट कर देता हूं। चलो, लाइक ये हमारा डाफ करेक्टर है, ये हमारा टॉल करेक्टर है। तो जब इनका ब्रीडिंग हुआ तो ये आ गया टोल टोल। ये सेकंड फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोल करेक्टर आए। और जब उसको सेल्फ पोलिनेट होने के लिए छोड़ दिया गया, तो सेल्फ पोलिनेट होने के बाद हमारे पास कैसे कैसे करेक्टर आए, टोल 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 एंड डाफ करेक्टर्स भी आए। यानी डाफ करेक्टर की एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं थी, हिडन फॉर्म में थी, विच कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द सेकंड जनरेशन। यानी F2 प्रोजेनी में ये हिडन करेक्टर यानी रिसेसिव करेक्टर भी एग्जिस्टेंस में आ गए, है ना। अब समझ आया। चलो, अभी देखो इसको हम कैसे करते हैं। अभी ये करेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारे पास, राइट। सेम ये वाला इसके साथ भी होगा, तो ये हमारे पास रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, टोल टोल वाले हैं। अब भाई इसकी बात करते हैं। अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। चलो, अब ये वाला करेक्टर भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये कुछ इस टाइप में रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे दोनों ये वाले डाफ करेक्टर आ रहे हैं भाई, ठीक है। यही डाफ करेक्टर ये रहे जो हमारे रिसेसिव में थे, ठीक है। सो यहाँ से अब आप क्या टॉपिक हमें समझ आया अभी कि फीलियल जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंस लो अप्लाई हो रहा है, और डोमिनेंस के बाद भाई एक लो सिग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया था हमने कि जब सेकंड जनरेशन आया यानी F2 जनरेशन आया, तो F2 के अंदर वो छोटे वाला भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। वो कब आया एग्जिस्टेंस में, वो आया सेकंड जनरेशन में, ठीक है। ये हमारा मोनो हाइब्रिड है भाई, ये ध्यान रखना। मोनो हाइब्रिड का मतलब है हम सिर्फ यहाँ पे एक कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बारे में कर रहे हैं, और वो क्या है भाई, कंट्रास्टिंग ट्रेड। वो ट्रेड कौन सी है अभी हम बात कर रहे हैं हाइट की, ठीक है। ये हमारा मोनो हाइब्रिड है, अभी डाई हाइब्रिड नहीं किया हमने। अब यहाँ से जेनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो देखते हैं। अब फेनोटाइप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फेनोटाइप में हम स्टडी करते हैं भाई, क्या करते हैं सर, भूल गए भाई, कैसे भूल जाओगे। फेनोटाइप में हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स आए हैं, डोमिनेंसी में कौन से हैं, या तो वो टोल होंगे या डाफ होंगे। अब कितने टोल थे भाई, 1 2 3, तो भाई आ गया हमारा 3। कितने डाफ थे भाई, हाइट की अगर बात करते तो 1 था, तो ये आ गया हमारा 3:1। अच्छा, जेनोटाइप की अगर हम बात करते हैं, जीन्स, कितने टाइप के जीन्स थे भाई, एक में दोनों टोल थे, एक में दोनों डाफ थे, और एक मिक्स वाले थे, ठीक है। सो भाई ये आगे ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अगर इनके रेशो देखते हैं, ये इस रेशो को बोलते हैं जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशो, ठीक है। तो ये आगे हमारे जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशो, दैट इज 1:2:1। इस पे क्वेश्चन आएगा आपका सीबीएसई का, ठीक है। आपके सैंपल पेपर्स में भी है भी ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पलर में भी है, तो इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारा फर्स्ट जनरेशन। तो अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या क्या निकला है। पहला कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, दीज आर द टोल प्लांट्स, वाइल स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट यानी डाफ, छोटे बोने वाले, ठीक है।
सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। अरे बहुत ही बेहतरीन, यानी एक भी टोल अगर उसके अंदर आ गया, मतलब ये कैपिटल टी तो ये तो है ही, अगर ये वाले भी कैरेक्टर आ गए हैं इसके अंदर, इसका मतलब क्या, एक भी कैरेक्टर अगर टोल है तो वो टोल ही माना जाएगा भाई। यही वो बोल रहे हैं कि सिंगल कॉपी भी कैपिटल टी की आ जाए तो वो टोल प्लांट है। एंड सेम एज अगर दोनों टी आएंगे तभी वो शॉर्ट माना जाएगा, डाफ वाला। ठीक है, जो ट्रेड्स टी है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड। बिल्कुल ऑब्वियस अभी हमारे जो फर्स्ट फील्ड जनरेशन में कौन सा आ रहा था, फर्स्ट वाले जनरेशन में आ रहा था भाई सिर्फ टोल वाला। ठीक है, उसके बाद वो तो सेकंड जनरेशन में आया हमारा भाई छोटे वाला बेचारा जो सरप्राइज्ड था, बेचारा छुपा हुआ था गरीब। चलो ये तो हमारा भाई मोनो हाइब्रिड के बारे में। ठीक है, मोनो हाइब्रिड। अब बात करते हैं मोनो हाइब्रिड में हमने एक ट्रेड्स के बारे में बात किया, एक ट्रेड के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाई हाइब्रिड, मींस वी आर डिस्कसिंग और ऑब्जर्विंग द टू कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इन अ सिंगल प्रोजेनी, सिंगल नहीं, F1 एंड F2 प्रोजेनी में। ठीक है, तो भाई डाई हाइब्रिड में हम क्या स्टडी करेंगे, विच इन्वॉल्व इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। अब कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे भाई वो तो बताओ। सर सीड का कलर और सीड का शेप, ये दो करेक्टर स्टडी करेंगे भाई। तो डाई हाइब्रिड देखते हैं भाई इसमें क्या क्या कर रहे हैं, करने दो भाई। इसमें भाई हमने सीड लिए हैं, ये वाले जो लिए हैं ये हमारे राउंड येलो सीड्स। ठीक है, और ये जो स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है ये हमने ले लिए रिंकल्ड ग्रीन। ये इसका नोटेशन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी डाई हाइब्रिड में जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है वो हमारे राउंड और येलो सीड्स है, और ऐसे सीड्स जो येलो है बट राउंड शेप के हैं, और रिंकल और कंस्ट्रिक्टेड वाले हैं वो स्मॉल वाई है स्मॉल आर है। अब होगा क्या भाई, फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं फीलियल जनरेशन 1 की, तो क्या होगा भाई, कैपिटल आर राउंड वाले जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, ये किसके साथ मिक्स हो जाएंगे भाई, इस वाई के साथ होंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया। दोबारा से देखते हैं, ये कैपिटल आर यहां से ट्रांसफर हुई और यहां से कैपिटल वाई हुआ, तो जो फर्स्ट करेक्टर आया वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग राउंड येलो सीड साइड। यहां से रेड करेक्टर आया और यहां से येलो करेक्टर आया, तो यहां पे भी क्या हुआ भाई, राउंड येलो करेक्टरिस्टिक्स आए। ठीक है, अब यहां देखते हैं भाई रिंकल वाले में, यहां से रिंकल्ड आया, यहां से ग्रीन आया, तो रिंकल्ड ग्रीन होना चाहिए था, होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही यहां से भी ग्रीन आया और रिंकल्ड आया। ठीक है, उसके नोटेशन ही आ गया, तो होना चाहिए था भाई रिंकल्ड ग्रीन, होना चाहिए था रिंकल्ड ग्रीन, बट नहीं आया। आया क्या भाई, राउंड येलो। तो मतलब क्या है, यानी फीलियन जनरेशन में जैसे हमारा मोनो हाइब्रिड में क्या था, फीलियन जनरेशन में सिर्फ टोल करेक्टर ही डोमिनेंस में रहे थे, सेम एज डाई हाइब्रिड रेशो में भी डाई हाइब्रिड जब होगा तो जितने भी करेक्टर्स रिसीव होंगे इन द फर्स्ट जनरेशन दैट आर राउंड येलो, वो राउंड येलो ही रहेंगे। क्या उनके अंदर रिंकल ग्रीन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स एलील नहीं थे, थे, बट वो नहीं आए अभी। अभी ट्रेड चल रही है हमारी F1। अब F2 पे चलते हैं। अभी F2 में क्या हुआ, अब F2 में क्या हुआ, इस तरीके का हुआ भाई, राउंड येलो वाले थे सारे के सारे। अब ये राउंड येलो जब आए हैं, अब इनको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया है, तो सेल्फ पॉलिनेट होने में भी ये इनकी ये बन गए इनके एलिल, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स बन गए। अब उस तरीके से ये हमारे पास एक एग्जिस्टेंस में आया भी, ये क्या है भाई, जब राउंड येलो रिंकल्ड येलो रिंकल येलो, राउंड राउंड है बट ग्रीन है, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, इन सब का हमने एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखा फीलियन 2 जनरेशन में। सो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन क्या आई भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी दोनों कैपिटल आर है, कैपिटल आर वाले और कैपिटल वाई वाले का मतलब है हमारे येलो सीड्स। ठीक है, ये राउंड है, ये येलो है, ये रिंकल्ड है, ये ग्रीन है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहां पर इस राउंड येलो का इसके साथ हुआ, ये भी राउंड येलो आ रहा है। अरे आप सोच रहे होंगे कि भी पीछे वाले जो ट्रेड्स हैं यहाँ पे सर ने ये स्मॉल आर का तो बताया था, स्मॉल आर और स्मॉल वाई का क्या बताया था, रिंकल्ड ग्रीन, बट यहाँ पर राउंड येलो क्यों लिखा है भाई। अगर एग्जिस्टेंस में एक भी आर एग्जिस्ट कर गया, कैपिटल आर या कैपिटल वाई, इट मींस वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, और एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब है कि वो डोमिनेंसी शो करेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से अभी बता देते हैं। चलो ये हमारा यहां ये कैरेक्टर यहां पे शो हो रहा है, यहां नहीं,
फर्स्ट जनरेशन में, कहां पर, इस वाली जनरेशन में, ये गया, ये रहा, सेम है, ये हमारा करेक्टर, ये दोनों करेक्टर यहाँ भी आ रहे हैं और ये दोनों करेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं, ये इस वाली जनरेशन में भी आ रहे हैं, इस वाले में, ठीक है, ये फीले जनरेशन के प्रोजेनी में शो हो रहे हैं, राइट। अब यहां देखते हैं भी क्या हो रहा है, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं पहले, आ गया भाई। अब ये वाला इसके साथ होगा तब भी येलो आ रहा है, ठीक है। अब ये राउंड येलो राउंड ग्रीन के साथ हो रहे हैं, तो कंक्लूजन में भी अभी भी क्या आ रहे हैं भाई, राउंड येलो आ रहे हैं। ये राउंड वाले रिंकल के साथ करें तब भी राउंड येलो आ रहे हैं, यहाँ पे सारी डोमिनेंसी राउंड येलो की है। सेम है, इसको करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको जब रिंकल्ड ग्रीन होगा तो ये हमारे से क्या आ रहा है भाई, देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल वाई दोनों है, लेकिन स्मॉल आ रहा है दोनों, ठीक है, रिंकल्ड वाले। तो यहाँ पे रिंकल्ड आ रहे हैं, ये रिंकल्ड के लिए है, ये येलो के लिए कैपिटल वाई, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, रिंकल्ड येलो आ रहे हैं, ठीक है। सेम एज ये रिंकल्ड वाले हैं, रिंकल्ड येलो राउंड राउंड के साथ, बट किसके साथ, ग्रीन के साथ करेंगे तब भी राउंड येलो आ रहे हैं। सेम एज ये वाला क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे भी एक और आ रहा है रिंकल्ड येलो। तो ऐसे रिंकल्ड येलो के कितने केस आ गए भाई हमारे पास, 4 केस आ रहे हैं, ठीक है। 4 नहीं आ रहे, 3 आ रहे हैं, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड येलो रिंकल येलो, ये नहीं है भाई रिंकल येलो, ध्यान रखना। तो भाई जब ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करते देखे जा रहे हैं, करेक्टर्स को, ट्रेड्स को देख रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला करेक्टर आया, और यहाँ पे क्या आया भाई, यहाँ पे राउंड ग्रीन भी आ गया, ठीक है। सेम है, ये वाला करेक्टर इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ, तो हमारे पास एक राउंड येलो आ रहा है, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल ग्रीन, ठीक है। या भी हमारे पास कितने करेक्टर्स आ गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यानी जेनेटिक करेक्टर 16 आ गए हैं। अब इसको देखते हैं, इसका एक सम अप करते हैं, ये कुछ इस टाइप से आ गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे येलो है, ये सारे येलो वाले हैं, ये येलो है, कितने हो गए येलो भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर हम देखते हैं इसकी रेशो निकालते हैं तो रेशो कितनी निकलेगी भाई, रेशो 9 रेशो, अच्छा येलो कितने हैं, राउंड येलो रिंकल येलो 1 2 3, तो यहाँ पे भी कितने आ गए रिंकल्ड येलो, ये आ गए। अब रिंकल्ड, अब हम देखते हैं राउंड ग्रीन कितने हैं हमारे पास, राउंड ग्रीन है 1 2 3, ये आ गए राउंड ग्रीन। अच्छा रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, तो रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास एक है, ये हमारी रेशो बन गई भाई 9:3:1, कुछ इस टाइप से ये आपका मेंडल का इनहेरिटेंस है भाई। ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में क्या था भाई, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को हमने क्या करा, हाइब्रिड करा, और हाइब्रिड करने के बाद हमारे पास फर्स्ट एग्जिस्टेंस में कौन से आए, राउंड आए, बट सारे के सारे येलो वाले थे, यानी डोमिनेंसी करेक्टर्स इसका क्या रहा भाई, डोमिनेंसी करेक्टर्स रहा इसका राउंड येलो सीड्स इन फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट हाइब्रिड में, ठीक है, 100%। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि फर्स्ट जनरेशन में 100% जो सीड्स रहे हैं वो राउंड रहे हैं, येलो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हुआ के बाद में भाई, जब F2 जनरेशन स्टार्ट हुआ, फील्ड 2 जनरेशन स्टार्ट हुआ, तो इसी के अंदर से कुछ कैरेक्टर्स और निकले इस रेशो में, और वो रेशो क्या थी, उसमें से 9 येलो थे, देन रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन, ये कुछ इस कैरेक्टर्स में सारे के सारे निकले, ठीक है ना। अब इसकी जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशो देख लेते हैं भाई, क्या आ गया, ये हमारे इसके पास रेशो आ गई, राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये हमारी F2 जनरेशन में आया, समझ में आया, F2 जनरेशन का। अब ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, जब ये वाले कैरेक्टर्स क्रॉस हुए इन कैरेक्टर्स के साथ, तो हमारे पास ये कैरेक्टर्स आए, यानी राउंड येलो सीड्स, यानी ये राउंड येलो सीड्स हमारे डोमिनेंसी में थे। जब वो सेल्फ पोलिनेट हुए F1 को, यानी F1 जनरेशन से जब F2 वाले आए, ठीक है, तो हमारे फिनोटाइप में क्या हुआ, मिक्सचर आ गया भाई, और वो कुछ इस तरीके कॉम्बिनेशन आया, बहुत बेहतरीन। चलो अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, और टेबल पी जाना भाई, ये वाली इसको प्रैक्टिस जरूर करना भी, किस तरीके से कैरेक्टर्स बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे, ठीक है ना। चलो भाई आप देखते भी, जो सबसे पहले एक बच्चे का नाम लेना जरूर चाहूंगा मैं, वैसे नहीं लेना चाहिए यार,
मतलब उसको क्या है, उसको कुछ पढ़ना ही नहीं बायोलॉजी में, सिर्फ ये पढ़ना है। और उसका मानना ये है कि वो फ्यूचर टाइम में कैसे डिस्कवरी करेगा कि वो मेल के अंदर ही एक प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पाएगा, सेल, मतलब वो क्या हो पाएगा, बाइसेक्सुअल हो पाएगा। मतलब प्लांट्स के बारे में तो सुना था भाई साहब, ये क्या बदतमीजी थी। बाकी मुझे समझ नहीं आया उसका क्या कहना चाहता है। बाकी ग्रोथ तो सोच ही रहा है रिसर्च का, लेकिन अभी तक क्या करेगा कुछ नहीं पता। चलो कोई बात नहीं भाई। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है भाई? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है, होता है कि डिटरमाइन करना कि वेदर द कमिंग चाइल्ड और द ऑफस्प्रिंग इज इधर इट ही इज बॉय और शी इज गर्ल। तो वो डिपेंड किस पे करता है भाई? वो डिपेंड करता है कि क्रोमोसोमल चेंजेस क्या आ रहे हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ईच ह्यूमन हैव। ह्यूमन में भी हम बात करेंगे किस किस की भाई, मेल एंड फीमेल। So both are having 23 pair of chromosomes, 23। और 23 भी कह सकते हैं 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स एक्स, राइट। और होगा क्या अभी ह्यूमन बीइंग में हमने देखा था, अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर में पूरा एक वीडियो बताया हुआ है। एक माइटोटिक डिवीजन होता है, एक मियोसिस डिवीजन होता है। सो ह्यूमन बीइंग में क्या होगा भाई, मियोसिस डिवीजन होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बताया भी था मैंने रिप्रोडक्शन वीडियो में कि जब ये वाला प्रोसेस होगा, यहां से क्रोमोसोम्स आएंगे, तो टोटल क्रोमोसोम्स तो ये भाई 23 और 23 पेयर में, मैं बात कर रहा हूं पेयर की, तो 23 पेयर यहाँ, 23 पेयर यहाँ, तो ये तो 46 पेयर होने चाहिए। बट एक्चुअली में जो कमिंग बेबी होता है, इट ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज 23 पेयर। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये पॉसिबल होता है भाई मियोसिस डिवीजन से। मियोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं भाई। यहां से क्या हुआ भाई, यहां से क्रोमोसोम्स आ रहा है भाई एक्स क्रोमोसोम्स, यहां से एक्स क्रोमोसोम्स आ रहा है, एंड फीमेल्स इज ऑल्सो possessing X chromosomes. Now, what is the fusion between the X and the X? Now, it coming child will be the, ये X X किसके अंदर था भाई, ये फीमेल के अंदर था। तो यानी if X chromosomes come from male and X chromosomes come from the female, then the coming child definitely will be the girl child। ठीक है, डिटरमाइन कैसे भाई? ऐसे नहीं होता सोसाइटी में जो होता है भी, हाँ फीमेल ने फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस करा सो इट इज द फॉल्ट ऑफ द वीमेन, राइट, इट्स नॉट गुड थिंग। ये डिपेंड करता है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है, स्पर्म में अंदर वाई क्रोमोसोम्स का कंसंट्रेशन कितना है। अगर यहां से हम बात करते हैं, यहां से हम बात कर लेते हैं भाई, इफ एक्स क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम दिस साइड एंड एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम दिस साइड, तो गर्ल है। अगर वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल एंड एक्स क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम फीमेल, यानी मेल से एक्स क्रोमोसोम्स और फीमेल से एक्स, फीमेल से तो एक्स ही आएगा डेफिनेटली, इट डू नॉट हैव एनी अदर क्रोमोसोम्स। जो एक क्रोमोसोम्स वाई है जिससे चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन होगा, वो होता है वाई क्रोमोसोम्स, राइट। अब वो वाई क्रोमोसोम्स यहां से आ रहे हैं मेल से, कमिंग चाइल्ड विल बी द, या प्रोजेनी में कौन सा चाइल्ड होगा, बॉय। ठीक है, सो इट डिपेंड्स वेदर द कमिंग चाइल्ड इज बॉय और अ गर्ल, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज पार्टिसिपेटिंग बाय द मेल। मेल से किस क्रोमोसोम्स का पार्टिसिपेशन आ रहा है, सो दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ कमिंग चाइल्ड, राइट। तो यहां पे भी एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, और वो क्या है भाई, अभी मैंने बताया कि जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है बाय द वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम से ही बॉय की एग्जिस्टेंस का आता है प्रोजेनी में, ठीक है। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उसमें जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो एनवायरमेंट से डिटरमाइन होता है भाई, कि जो कमिंग प्रोजेनी आ रहा है वो मेल में है कि फीमेल में है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, अगर हम बात करते हैं इंक्यूबेटेड बिफोर हैचिंग, हैचिंग मतलब हम बात कर रहे हैं, तो हैचिंग में जो इंक्यूबेटेशन प्रोसेस होता है वो डिटरमाइन करता है कि सेक्स ऑफ स्प्रिंग का क्या है। लाइक टर्टल का अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर है, ठीक है, तो क्या होगा, लीड्स टू द फीमेल ऑफ स्प्रिंग। अगर ये इंक्यूबेशन टेम्परेचर टर्टल का लो कर दिया जाए, लो टेम्परेचर पे, तो क्या होगा भाई, ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो मेल होगा, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, अदरवाइज जितने भी मैमिलियंस होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है कि जो कमिंग चाइल्ड है वो बॉय होगा तो गर्ल होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। अभी क्रोमोसोम्स है भाई, मैं यहाँ पे अभी जीन्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्रोमोसोम्स के अंदर होंगे भाई जीन्स एंड डीएनए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। और ये आपका एक नोटेशन आ गया भाई, किस तरीके से क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं एक्स वाई, एक्स एक्स फीमेल्स, एक्स वाई मेल्स में, ठीक है। और ये जाइगोट फॉर्मेशन डिपेंड करेगा
एक्स क्रोमोसोम्स और वाई पे, एक्स और वाई मिल रहे हैं तो बॉय, एक्स एक्स है तो गर्ल। तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है भाई दोनों की मीट होने की। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। नहीं है भाई, एवोल्यूशन तब होगा जब वेरिएशन होगा, एंड वेरिएशन डेफिनेटली लीड्स टू द evolution of new species, that is mandatory and necessities. So this is all about your chapter। और तो भाई क्या रह गया भाई, भाई इसके बाद आपको वन शॉट तो मिल चुका, वन शॉट के बाद आपके पी वाई क्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले, आपको पी वाई क्यूज चाहिए या इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी तो वैसे सारे ही होंगे, बट इट्स डिपेंड्स अपॉन योर कमेंट व्हाट यू वांट फर्स्ट। तो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। मिलते हैं बेटा केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन सचिन सर की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।